हेलो, वेलकम बैक बच्चों। चलिए बिना टाइम वेस्ट करे इस सीरीज के लास्ट पार्ट को कंप्लीट करते हैं। जीव विज्ञान चैप्टर नंबर 6 जैव प्रक्रम, ये वाला लास्ट पार्ट है इसका। और वीडियो शुरू करने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और उन लोगों तक जरूर फॉरवर्ड करें जिनको वास्तव में इसकी जरूरत है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, छोटी आंत भोजन के पाचन में निम्नलिखित में से किस रस की भूमिका होती है? क्वेश्चन दोबारा एक बार रिपीट करते हैं। छोटी आंत भोजन के पाचन में निम्नलिखित में से किस रस की भूमिका होती है? पित्तरस, अग्रसेय रस, आंतरस या इनमें से सभी? तो इसका आंसर आ जाएगा डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 2, इथाइल अल्कोहल की किस प्रकार से श्वसन में बनता है? इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? ये एनसीईआरटी में फिगर भी दे रखा है, इसका करवाया भी था मैंने क्लास में। तो देखिए क्या लिख रखा है, दोबारा एक बार क्वेश्चन रिपीट कर लेते हैं। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? वावीय, अवावीय, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आ जाएगा बी, अवावीय। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? ये क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर आप सभी दे सकते हैं, हर कोई जानता है टाइलिन इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, सड़ी गली चीजों पर पोषित होने वाले पौधों को क्या कहते हैं? ये क्लास 6 में भी पूछा जाता है, 7th में भी पूछा जाता है और इसका आंसर सब लोग जानेंगे, मृतजीवी बोलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है? दोबारा से समझते हैं एक बार और। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है? ग्लूकोज का, एमिनो अम्ल का, वसाम्ल का या सुक्रोज का? तो इसका आंसर आ जाएगा ग्लूकोज का, ये वाला ग्लूकोज इसका आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। मृत जीवी पोषण में भोजन का पाचन कहाँ होता है? मृत जीवी पोषण में भोजन का पाचन कहाँ होता है? कोशिका के बाहर, कोशिका में, पाचन तंत्र में या इनमें से सभी? तो इसका आंसर आ जाएगा ए, कोशिका के बाहर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है वह है, मतलब श्वसन प्रक्रिया का नाम बताना है। तो वही डायरेक्ट आंसर देंगे इसका, श्वसनोवास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, स्टोमेटा की किस कोशिका में क्लोरोफिल पाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दोबारा समझिए। स्टोमेटा की किस कोशिका में क्लोरोफिल पाया जाता है? द्वार कोशिकाएं, सहायक कोशिकाएं, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर आ जाएगा ए, द्वार कोशिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अवावीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है? दोबारा समझिए, अवावीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका द्रव्य, हरित लवक या कोशिका झिल्ली? तो इसका आंसर आ जाएगा बी, कोशिका द्रव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, प्रकाश संश्लेषण के समय निष्कासित ऑक्सीजन आता है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे इसको एक बार और। प्रकाश संश्लेषण के समय निष्कासित ऑक्सीजन आता है CO2 से, ग्लूकोज से, सांस लेने से, पानी से? तो ये आ जाएगा हमारा पानी से, इसका आंसर हो जाएगा डी, पानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो यहाँ पर डायरेक्ट आंसर देंगे 6। ये क्वेश्चन पहले भी आया था, दोबारा रिपीट हो रहा है। पिछली बार की सीरीज में भी, पिछली बार की जो वीडियो थी उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ था, लेकिन दूसरी तरीके से था, अब इन्होंने अलग तरीके से पूछा है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। किस खाद्य पदार्थ से हमें उचित मात्रा में आयोडीन प्राप्त हो सकता है? चीनी से, चावल से, नमक से या इनमें से कोई नहीं? जानते हैं टाटा नमक, देश का नमक, याद रखेगा, सी आंसर होगा इसका। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित किसका पाचन नहीं कर पाते? मतलब किसको पचा नहीं पाते हैं, कुछ नहीं के पूछने की कोशिश कर रहा है। प्रोटीन को नहीं पचा पाते, सेल्यूलोज, वसा या इनमें से कोई भी नहीं? तो हमारा या इनमें से सभी? तो इसका आंसर आ जाएगा बी, सेल्यूलोज। देखिए हम लोग ना सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते और यही रीजन है कि ग्रास वगैरह ये सेल्यूलोज वगैरह की होती है, मीनिंग इनके अंदर सेल्यूलोज पाया जाता है और इसी वजह से जो कैटल्स हैं वो इनको डाइजेस्ट कर पाते हैं, हम लोग इनको डाइजेस्ट नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है? क्वेश्चन दोबारा से देखिए एक बार और। निम्नलिखित में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है? बैक्टीरिया, कसकुटा, विषाणु या कवक? तो इसका आंसर आ जाएगा कसकुटा। ये एक्चुअली कसकटा होता है इंग्लिश में इसको, है ना, और हिंदी में इसको अमरबेल भी बोला जाता है। तो याद रखेंगे कसकटा या अमरबेल इसका आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। स्वयपोषी पोषण के लिए आवश्यक है क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड या इनमें से सभी। बच्चों वाला क्वेश्चन, बिल्कुल इसका डी आंसर होगा। सभी चीजों की जरूरत होती है स्वयपोषी पोषण के लिए। किसी पेड़ को क्लोरोफिल की जरूरत है, सूर्य के प्रकाश की जरूरत है, कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन पोषण की विधि है? स्वपोषण, श्वसन, परपोषण या ए और सी दोनों। तो इसका आंसर आ जाएगा डी, ए और सी दोनों। श्वसन सांस लेना होता है तो वो अलग हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा ए और सी। तो इसलिए डी हमने दिया, ए और सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। रसायन स्वपोषण के अंतर्गत मुख्यतः कौन आते हैं? दोबारा क्वेश्चन एक बार और पढ़ते हैं। रसायन स्वपोषण के अंतर्गत मुख्यतः कौन आते हैं? हरे पौधे, कवक, हरे बैक्टीरिया या शैवाल। तो इसका आंसर आ जाएगा सी, अहरित लवक बैक्टीरिया। अहरित बैक्टीरिया इन्होंने दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। आंतररस कहाँ से स्रावित होता है? आंतररस कहाँ से स्रावित होता है यानी कि निकलता है? अमाशय से, छोटी आंत से, बड़ी आंत से या मुख्य गुहा से। तो इसका आंसर आ जाएगा बी, आंतररस जो है छोटी आंत से निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलता है। पित्र इस, ये पित्त दे रखा है, इस भोज्य पदार्थ का विखंडन करता है। प्रोटीन का विखंडन करता है, वसा का विखंडन, कार्बोहाइड्रेट का या वाइटामिन का। तो इसका आंसर आ जाएगा बी, वसा का विखंडन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। पायसीकरण बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, शायद 3 से 4 बार तो मैंने ऑलरेडी देखा हुआ है, ये एग्जाम में पूछा गया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 दोबारा से समझते हैं। पायसीकरण क्या है? वसा के जटिल अणुओं को सरल डापलेट्स में रूपांतरण या जटिल प्रोटीनों का विखंडन यानी कि प्रोटीन का टूटना, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। देखिए सीधा सीधा मतलब है, जो फैट्स होते हैं उन फैट्स का छोटे छोटे डापलेट्स में रूपांतरण यानी कि कन्वर्ट होना ही पायसीकरण कहलाता है। फैट्स का टूटना, सीधी सी बात। तो इसका आंसर आ जाएगा ए। आंसर क्या है? ए, वसा के जटिल अणुओं को सरल डापलेट्स में रूपांतरण ही पायसीकरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। जठर रस की अम्लता किसके कारण होती है? वही गैस्ट्रिक जूस, स्टमक में गैस्ट्रिक जूस, पता है ना। अम्लता किसके कारण होती है? श्लेष्म यानी मकस की वजह से होती है, या पेप्सिनोजेन की वजह से होती है, या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की वजह से होती है, या इनमें से कोई भी नहीं। देखिए देखते ही मालूम पड़ गया, इसका आंसर होना चाहिए था सी, क्योंकि एनसीईआरटी में साफ साफ दे रखा है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 पर चलते हैं। प्रांकुर का मुख्य कार्य क्या है? भोज्य पदार्थ का पाचन, पचित भोज्य पदार्थ का अवशोषण, भोज्य पदार्थ का रूपांतरण, या लास्ट है अवशिष्ट पदार्थों का निष्कासन। तो इसका आंसर हम लोग डायरेक्ट देंगे बी, पाचित भोज्य पदार्थ का अवशोषण यानी कि उनको एब्जॉर्ब करना बॉडी में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को सक्रिय पेप्सिन में कौन बदलता है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना। निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को सक्रिय पेप्सिन में कौन बदलता है? म्यूकस बदलता है, स्टमक में इनर लाइनिंग में पाया था ना, या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बदलता है, या अपने आप बदलता है, या इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखना, इसका आंसर आएगा बी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बदलता है। जो पेप्सिनोजेन होता है उसको एक्टिव पैसिव पेप्सिन में बदलने का काम ये एचसीएल करता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। पाचन का उद्देश्य है, मतलब पाचन क्या है, क्या प्रक्रिया है पाचन, उसके बारे में जानकारी दी गई है। तो चलिए आंसर ढूंढते हैं इसका। पहला, भोजन के जटिल तत्वों का सरलतम तत्वों में विघटन। दूसरा, सरलतम तत्वों का सुचारू रूप से अवशोषण। तीसरा, भोजन से ऊर्जा की प्राप्ति, या इनमें से सभी। जी, इसका आंसर आ जाएगा डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। दंत क्षरण क्या है? दांतों का टूटना, इंटीन या एनेमल का मृदुकरण, दांती सफाई करना, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आ जाएगा बी, इटीन या इटीन और एनेमल का मृदुकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। दांत के एनेमल को मृदुकरण कैसे हो जाता है? मतलब दांत में एनेमल जो है वो किस तरीके से खराब होने लग जाता है, या एनेमल जो होता है, या जो आउटर मोस्ट लाइनिंग होती है दांतों की, जिसको एनेमल बोलते हैं, कवरिंग होती है, वो कैसे धीरे धीरे खराब होनी शुरू हो जाती है, टूटनी शुरू हो जाती है? जीवाणु द्वारा उत्पन्न अम्ल से, टूथपेस्ट से, भोजन द्वारा उत्पन्न अम्ल से, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आ जाएगा ए, जीवाणु द्वारा उत्पन्न अम्ल से। इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दंत प्लांक कैसे बनता है? देखिए, मुंह के खाद्य कणों या जीवाणुओं से, टूथपेस्ट से, जीवाणुओं की छह से, या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आ जाएगा ए,
मुंह के खाद्य कणों एवं जीवाणुओं से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, पौष्टिक अल्सर, सॉरी पेस्टिक लिखा हुआ है, पेस्टिक अल्सर हो सकता है सामान्य भोजन खाने से, कम भोजन खाने से, लंबे समय तक भूखा रहने से, या इनमें से कोई नहीं। हाँ जी, इसका आंसर आ जाएगा सी, लंबे समय तक भूखा रहने से। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। इनमें स्वपोषी कौन है? हरे पौधे, कीट, मछली, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आ जाएगा ए, हरे पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं। लास्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30, पौधे प्रकाश संश्लेषण से इसे बनाते हैं। प्रोटीन को बनाते हैं, वसा को बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट को बनाते हैं, या इनमें से कोई नहीं। जी, कार्बोहाइड्रेट। याद आ रहा है, ग्लूकोज C6H12O6। तो इसका आंसर आ जाएगा सी, कार्बोहाइड्रेट। आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें।